साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए, एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिसके विषय में जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं बहुत भावुक होता हूँ और बड़ा हेल्पलेस, असहाय और ठगा हुआ सा महसूस करता हूँ। पिछले कुछ समय में इस देश में जो भी घटा वो इतना डरावना था कि उसकी कल्पना ना हमने कभी की थी और ना आने वाले भविष्य में हम कभी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें उस दौर से गुजरना पड़ा और बहुत सारे लोगों को हमने गंवा दिया हमारे बीच से। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत सारे लोग हम लोगों की, इन नेताओं की लापरवाही के चलते इस देश को छोड़कर चले गए और मैं हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मेरा मानना है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो मेरा पर्सनल कमेंट ये है कि वो हमेशा सत्य ही बोलेगा, वो सच ही बोलेगा, क्योंकि राजनीति चाहे कितनी भी बुरी हो, इतनी बुरी नहीं हो सकती कि आप इतने गिर जाओ कि भरे मंच पर झूठ बोलो। लेकिन मैं दंग रह गया ये सुनकर कि जब स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में ये बात कही, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब भरे सदन में, भरे संसद में ये बात कहता है कि कोरोना में ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई, तो यकीन मानिए कि उसको ज़मीन में गड़ जाना चाहिए। क्योंकि यदि इस देश में इस बात को भली भांति कोई समझता है कि कोरोना से किसी की मौत हुई या नहीं हुई, तो वो सरकार है और वो नेता है। लेकिन ना सरकार सक्षम थी, ना सरकार में बैठे लोग सक्षम थे और ना ही हमारा प्रशासन सक्षम था। लेकिन फिर भी सिर्फ एक ओछी राजनीति के चलते आप भरे सदन में खड़े होकर एक संवेदनशील मुद्दे पर इतनी बड़ी बात कहते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप जमीन में गड़ क्यों नहीं जाते। व्यक्ति कितना भी गिर जाए, कितनी भी गंदी राजनीति कर ले, कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन क्या लाखों लोगों की मृत्यु पर भी झूठ बोला जा सकता है? मैंने इस राजनीतिक कल्पना अपने जीवन में कभी नहीं की थी कि ये दिन भी देखने को मिलेगा कि एक ऐसी पार्टी जिसको लोगों ने हाथों हाथ उठाया, एक ऐसी सरकार जिसको लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, हर हर महादेव कहा जाता था, हर हर मोदी कहा, लेकिन बावजूद इसके लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की श्रद्धा के साथ उस व्यक्ति ने खिलवाड़ किया, उस व्यक्ति ने धोखा दिया। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जीवन पे तो आपकी राजनीति होती ही है, आपके जन्म पे और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी राजनीति करी जा रही है। अरे राजनीति करो, लेकिन राजनीति के साथ ये याद रखो कि जब आप घर जाते हैं तो आपको आपकी शक्ल बच्चे और बीवी को भी दिखानी होती है। इस झूठे मुंह से आप उनका सामना करते कैसे हैं? लाखों लोगों की बीवियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। ज़रा उनकी तरफ देखिए, उनकी तरफ नज़र घुमाइए, आपको एहसास होगा कि जिस एसी वाले घर में आप रहते हैं, जिन महंगी महंगी गाड़ियों में आप घूमते हैं, वो केवल तभी संभव है जब ये लोग आपको टैक्स दें। और वहीं दूसरी तरफ साहब, वैसे तो सरकार के पास समय नहीं है कि लोगों को वैक्सीन मुहैया करा दें, लोगों को मरने से बचा दें, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल कर दें, लोगों को शिक्षा दे दें या फिर रोज़गार पर आकर बात करें। लेकिन जहां बात आती है जासूसी की, मुझे समझ नहीं आता कि 18 घंटे काम करने के बाद भी ये लोग जासूसी के लिए समय निकाल कैसे लेते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, फिर उनको मोहलत कहाँ से मिल जाती है इतनी कि वो जासूसी कर सकें? या तो फिर यूं कहें कि वो 18 घंटे केवल जासूसी ही करते हैं। जहाँ पर आपको जासूसी करानी चाहिए वहाँ पर आप अपनी ज़ुबान पर ताला लगा लेते हैं, अपनी मौन होकर बैठ जाते हैं। पुलवामा को 3 साल होने को है, आज तक ना जासूसी हुई ना जांच हुई।
राफेल घोटाले को फ्रांस भी चीख चीख कर बोल चुका है कि घोटाले की जांच होगी, लेकिन भारत की सरकार ना जासूसी की ना जांच की। डिमोनेटाइजेशन में कितने लोग मारे गए, कितना बड़ा घोटाला था, ना जासूसी हुई ना जांच हुई। कोरोना में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, ना जासूसी हुई ना जांच हुई। लेकिन जासूसी किसकी की गई? विपक्ष के नेताओं की, क्योंकि उनके एमएलए जो खरीदने थे। जासूसी किसकी की गई? पत्रकारों की, कहीं वो सच ना छाप दे। या जासूसी किसकी की गई? उन नेताओं की जो आवाज उठाते, ताकि उनको आवाज को दबाया कैसे जा सके। और जासूसी करने से आपको रोकता कौन है? जासूसी कीजिए, जांच कीजिए, खुले मंच पर आकर कहिए कि आप जासूसी करना चाहते हैं, आप जांच करना चाहते हैं, पूरा विपक्ष भी आपके साथ होगा। किसने आपको जासूसी करने से मना किया? लेकिन जासूसी कीजिए उन शहीदों की शहादत की जो पुलवामा में मारे गए। 3 साल होने को हैं, आज तक आप ये नहीं बता सके कि वो RDX आखिर आया कहाँ से। जांच करनी है तो उसकी कीजिए जो दिल्ली दंगे में लोग मारे गए। जांच करनी है तो राफेल घोटाले की कीजिए, और यदि जांच करनी है तो कीजिए इतनी महंगाई क्यों है, इतनी अधिक बेरोजगारी क्यों है, इतनी अधिक अशिक्षा क्यों है, इतने अधिक लोग भूखे क्यों सोते हैं सड़कों पर। जांच कीजिए, जासूसी कीजिए, रिपोर्ट रखिए जनता के सामने, कौन मना करता है। लेकिन आपको पता है कि राफेल जैसे मुद्दों पर, GST जैसे मुद्दों पर, नोटबंदी जैसे मुद्दों पर यदि जांच बिठाई गई तो सबसे पहले अगर कोई कटघरे में होगा तो पूरी सरकार होगी और सरकार में बैठे मंत्री होंगे, और आप अपने ऊपर जांच बिठाएं कैसे? इसीलिए सभी आंकड़ों से आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और अंत में जाते जाते 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब तक संविधान में बोलने की आज़ादी है, जब तक संविधान में मौलिक अधिकारों की आज़ादी है, जब तक संविधान में वोट देने की आज़ादी है, सही काम के लिए, सही आवाज के लिए किसी से डरने का नहीं। ना मंत्री से, ना MLA से, ना पुलिस से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का, और मुखर होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का। जय हिंद।